Hello students, welcome back again Lux Zoology classes. First of all, very good evening to all of you. Today, in the series of immunology, I would like to start today another very important topic that is regarding to the immunology, that is the interferon. What are interferon? What is the characteristic of interferon? What is the mode of action of interferon? As well as the brief information regarding the interferon we have to be discussed here. Interferon है क्या? Interferon, who have discovered the interferon? What is the molecular weight of interferon? What is the characteristics feature of interferon? So we have to discuss today more and more information regarding the interferon. So all of you today knowing the better information about the interferon and keep in mind which we will explain today. So what are interferon? Interferon क्या है? Interferon which was first discovered by two British scientists. ध्यान दीजिएगा. Interferon which माने जो कि आज फर्स्ट डिस्कवर्ड माने सबसे पहले खोज किया था किसने? टू ब्रिटिश साइंटिस्ट, दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने. ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन. तो इंटरफेरॉन की जो खोज हुई है सबसे पहले किसने किया था? इंटरफेरॉन की जो खोज हुई है उसको सबसे पहले किया था किसने? दो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने. इनका नाम क्या था? एलिक इजाक एंड जीन लाइंडरमैन. फर्स्ट थे एलिक इजाक और दूसरे थे जीन लाइंडरमैन. याद रखिएगा. These are very very important. So the first important information regarding the interferon is that the interferon was first discovered by two British scientists. जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इंटरफेरॉन से संबंधित है वो ये है कि इंटरफेरॉन की खोज जो है दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया था. एक का नाम है एलिक इजाक और दूसरे का नाम है जीन लाइंडरमैन. कब किए थे? 1957. दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन. आगे क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीनियस सब्सटेंस. इंटरफेरॉन जो होते हैं प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं. प्रोटीनियस सब्सटेंस का मतलब प्रोटीन के बने होते हैं. ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18,000 से 1,00,000 डाल्टन के बीच होता है. दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन. कैसे बने होते हैं? प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 से 1,00,000. आगे देखिए कैसे प्रोड्यूस होते हैं. प्रोड्यूसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर डिफेंस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है. आर प्रोटीनियस सब्सटेंस. कैसे सब्सटेंस होते हैं? प्रोटीन के बने हुए पदार्थ होते हैं. प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं. प्रोड्यूसेस इनसाइड द बॉडी. इंटरफेरॉन जो होते हैं प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन के बने पदार्थ होते हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18,000 से 1,00,000 डाल्टन के बीच होता है. और ये जो इंटरफेरॉन होते हैं यहाँ प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं. कब? फॉर डिफेंस माने सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट माने खिलाफ. किसके इन्फेक्शन से? वायरल इन्फेक्शन. अगर कोई वायरस अटैक करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर तो उस वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ जो होस्ट सेल होती है वो प्रोटीनियस सब्सटेंस रिलीज करती है. दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन. एक लाइन में अगर आपको हिंदी में समझा दिया जाए तो आप ऐसे समझिए. इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीनियस सब्सटेंसेस दैट वाज सिंथेसाइज्ड बाय द होस्ट सेल आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन. एक लाइन में समझ जाइएगा. व्हेन एनी पर्टिकुलर वायरस अटैक टू एनी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म then at that time the host cell synthesize a kind of proteinous substance that is known as interferon for the protection of the viral infection.
जब कोई वायरस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, अपना इन्फेक्शन फैलाता है, तो उस इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो होस्ट सेल होती है एक प्रोटीनियस सब्सटेंस सिंथेसाइज करती है, उसी को कहा जाता है इंटरफेरॉन। फिर उस इंटरफेरॉन को अपने बगल वाली सेल को ट्रांसफर कर देती है। होस्ट सेल जो है उस अपने पड़ोसी सेल को उस इंटरफेरॉन को ट्रांसफर कर देती है, तो पड़ोसी जो नॉर्मल सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती है, उत्प्रेरित हो जाती है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। यानी जो इंटरफेरॉन होते हैं होस्ट सेल के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, और सिंथेसिस के पश्चात इन नेबरिंग सेल, जो नॉर्मल नेबरिंग सेल होती है, जो बगल की सामान्य पड़ोसी सेल होती है, उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। जो नॉर्मल नेबरिंग सेल होते हैं उनमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो नॉर्मल नेबरिंग सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती है और वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ एक्शन करती है। इस तरह दे आर, यहाँ से याद रखिएगा, प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर, किसके लिए? वायरस के इन्फेक्शन से डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। दे आर आल्सो प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू नॉन एंटीजेनिक केमिकल। दे माने वह आर माने हैं, आल्सो माने भी, प्रोड्यूस माने उत्पन्न होते हैं, रिस्पांस माने प्रतिक्रिया में। किसके प्रतिक्रिया में? नॉन एंटीजेनिक केमिकल। नॉन माने नहीं, एंटीजेनिक। ये जो इंटरफेरॉन होते हैं, नॉन एंटीजेनिक केमिकल का मतलब ऐसे केमिकल जो एंटीजन का कार्य नहीं करते हैं। नॉन एंटीजेनिक केमिकल मीन्स दैट दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड in response to the non-antigenic chemical. It means that there are certain chemicals, they are not working as antigen, but the interferons are also synthesized at that time. तो होता क्या है, तो इंटरफेरॉन होते हैं तो नॉन एंटीजेनिक केमिकल्स के अगेंस्ट भी जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, एंडोटॉक्सिन्स आते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आते हैं, अथवा क्या आते हैं? आरएनए आते हैं। तो दे आर आल्सो प्रोड्यूसेस इन रिस्पांस टू द नॉन एंटीजेनिक केमिकल। जो इंटरफेरॉन होते हैं ये जो होते हैं नॉन एंटीजेनिक केमिकल के खिलाफ भी जो है प्रोड्यूस होते हैं। नॉन एंटीजेनिक केमिकल मींस दोज केमिकल सब्सटेंसेस दे आर नॉट वर्किंग एज एंटीजन। इसके अंतर्गत क्या है? जैसे पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड जो जानी रहे कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर मींस मेनी और सैकेराइड में सैकेराइड, जब बहुत सारा सैकेराइड में शुगर, जब शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बना देंगे। इंडोटॉक्सिन, इंडो माने अंतः, शरीर के अंदर पाए जाने वाले, टॉक्सिन मींस पॉइजनस सब्सटेंस। तो इंडोटॉक्सिन मींस दैट द पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी। इंडोटॉक्सिन का मतलब है वह जहरीले पदार्थ जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन सब के खिलाफ भी इंटरफेरॉन जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। अनलाइक इम्यूनोग्लोबुलिन, अनलाइक माने जैसे, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की तरफ जो इंटरफेरॉन होते हैं स्टेबल माने स्थिर होते हैं, किसके प्रति? फॉर सेवरल आवर एट रूम टेम्परेचर। तो ये अनलाइक द इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी अनलाइक इम्यूनोग्लोबुलिन आर एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज की तरह जो इंटरफेरॉन होते हैं वो भी स्टेबल माने स्थिर होते हैं। किस स्थिर होते हैं? यानी कई घंटे तक रूम टेम्परेचर पर बने रहते हैं। लेकिन पीएच कितना होना चाहिए? 2 डिग्री, सॉरी 2 होना चाहिए। यानी अगर 2 पीएच हो, 2.0 पीएच पर और रूम टेम्परेचर हो तो इंटरफेरॉन जो है बहुत समय तक मेंटेन रहते हैं, यानी बने रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, यानी वो उनके फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होता है। इट मींस दे आर स्टेबल, स्टेबल माने स्थिर रहते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर दिया जाए और 2 pH रखा जाए 2.0 तो वे स्थिर रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेरॉन देखिए, फर्स्ट क्या है? इंटरफेरॉन क्या होते हैं? स्मॉल, छोटे होते हैं। स्मॉल साइज माने छोटे साइज के होते हैं। प्रोटीनियस मींस होता है प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीनियस मॉलिक्यूल मींस प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं, अथवा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। आप जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमीनो एसिड एक दूसरे से जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं। तो या तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो नियर अबाउट 150 AA माने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। रेसिड्यूज माने ऑसिस, यानी लगभग 150 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अकर्स इन द पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉली माने मेनी, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना? पॉलीमस मेनी, पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब होता है पॉली, जैसे कहें जब तक वो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो बनाएंगे, तभी तो मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे।
इस तरह पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 से 1,00,000 डाल्टन होता है। मोनोमर होते हैं, मोनोमर माने सिंगल यूनिट। मोनोमर ऑफ इंटरफेरॉन, अगर इंटरफेरॉन की एक सिंगल यूनिट हो, अगर सिंगल इंटरफेरॉन हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 12,000 डाल्टन होता है। हीट रेजिस्टेंट होती हैं। दीज कैन विथस्टैंड, दीज हीट माने होता है उष्मा के प्रति, रेजिस्टेंट माने प्रतिरोध। दीज कैन विथस्टैंड, दीज कैन विथस्टैंड का मतलब एक खड़े रह सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। एट टेम्परेचर फ्रॉम 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रख दिया जाए, 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर 30 to 60 मिनट। अगर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब भी जो इंटरफेरॉन होते हैं 30 से 60 मिनट तक अपना प्रतिरोध दर्शा सकते हैं, यानी 30 से 60 मिनट तक इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हीट रेजिस्टेंस है। हीट के प्रति उनके अंदर जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पाया जाता है। इट मींस दे हैव टू बी एबिलिटी फॉर एडाप्टेशन इन द टेम्परेचर दैट इज मोर देन 56 up to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिला करके ज़्यादा गर्मी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। लगभग 30 से 40 मिनट तक, 30 से 60 मिनट तक ये जो है स्टेबल रह सकते हैं एट द हाई टेम्परेचर बिटवीन 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दे हैव वाइड रेंज ऑफ पीएच टॉलरेंस। टॉलरेंस माने होता है इनके पास बहुत ज़्यादा दायरा होता है पीएच को टॉलरेट करने का। टॉलरेंस माने जानते ही हैं आप, किसी चीज़ को टॉलरेट करना मतलब सहना, एक तरह से सहनशीलता कह सकते हैं। इनके पास पीएच अगर थोड़ा कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ पीएच टॉलरेंस होता है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? नॉन डायजेबल होते हैं। डायजेबल का मतलब इनकी डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, इनको डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं। नॉन एंटीजेनिक, ये कभी भी एंटीजन का काम नहीं करते हैं। नॉन एंटीजेनिक माने एंटीजन का काम करना। अगला है बायोलॉजिकली एक्सट्रीमली एक्टिव, जैविक रूप से बहुत एक्सट्रीमली माने अति, एक्टिव माने सक्रिय होते हैं। सो दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन। तो पॉइंट वाइज फटाफट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इंटरफेरॉन कैसे होते हैं? सब दे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, टू ब्रिटिश साइंटिस्ट। नाम क्या है? यानी कि इजाक और जिल लेंडरमैन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, कैसे होते हैं? प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 से 1,00,000 डाल्टन। कैसे पैदा होते हैं? दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो इंटरफेरॉन होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सेल के अंदर वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोड्यूस होते हैं। नॉन एंटीजेनिक केमिकल के खिलाफ भी ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड, एंडोटॉक्सिन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए के खिलाफ भी ये होस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इंटरफेरॉन जो होते हैं ये होते हैं हीट स्टेबल, यानी अगर रूम टेम्परेचर पर इनको रख दिया जाए तो बहुत समय तक ये स्थिर रहते हैं, लेकिन पीएच 2.0 होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेरॉन मैंने बता ही दिया। इस प्रकार प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 150 अमीनो एसिड से बने होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 18,000 से 1,00,000 डाल्टन होता है। मोनोमर जो होते हैं इंटरफेरॉन के वो 12,000 डाल्टन के बने होते हैं। हीट रेजिस्टेंट होते हैं। वाइड रेंज ऑफ पीएच टॉलरेंस होता है। नॉन डाइजेबल होते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। Some more information regarding the interferon we will discuss later. Now let us move forward and we will discuss about the type of interferon. Alpha interferon, they are produced by B lymphocytes or macrophage. किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन का जो प्रोडक्शन होता है बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के द्वारा अथवा माइक्रोफेज के द्वारा होता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। जब कोई वायरस का अटैक होगा किसी नॉर्मल सेल पर, when any particular virus attack any host cell, then at that time the B lymphocytes are macrophage, that is a kind of WBC that synthesize the alpha interferon. इनको कहा जाता है they are also called as type 1 leukocytic or LEIFN. सेकंड है बीटा इंटरफेरॉन, they are produced by fibrous. ये कैसे होते हैं? फाइब्रस माने होता है तंतुमय और फाइब्रोब्लास्ट एपिथेलियल सेल। फाइब्रोब्लास्ट माने तंतुमय, एपिथेलियल माने उपचर्मीय कोशिकाओं के द्वारा। इनको कहते हैं टाइप 1 फाइब्रोब्लास्ट यानी FINF। थर्ड है गामा इंटरफेरॉन, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द टी लिम्फोसाइट्स।
दो तरह की लिम्फोसाइट होती हैं, बी सेल लिम्फोसाइट एंड टी सेल लिम्फोसाइट्स। सो द गामा इंटरफेरॉन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द टी lymphocytes and they are known as type second IFN. So these are the type of interferon. Now we will discuss about the mode of the action of interferon, or you can see how the interferon make their action. आप देखिए पहले इसको अच्छे समझिए। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। ये नॉर्मल सेल थी, यहाँ पर नॉर्मल सेल का ये न्यूक्लियस है। अब इस नॉर्मल सेल पर वायरस ने अटैक कर दिया। दिस इज वायरस। वायरस ने इस सेल को अटैक कर दिया, ये सेल हो गई इन्फेक्टेड। जैसे इस वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया, इस सेल हो गई इन्फेक्टेड सेल। अब क्या होगा, वायरस ने अपने डीएनए को रिलीज कर दिया, अपने आरएनए को रिलीज किया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका, इस सेल का न्यूक्लियस है। अब ये होस्ट सेल क्या करेगी, व्हेन एनी वायरस, पहले हिंदी में समझिए अच्छे से, जब किसी वायरस ने किसी नॉर्मल सेल को क्या किया, संक्रमित कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, इसने अपने वायरस ने अपने आरएनए को इस सेल के अंदर एंटर करा दिया। अब ये सेल क्या हो गई, नॉर्मल थी वो इन्फेक्टेड हो गई। अब यह इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी, इस वायरस के खिलाफ, ये देखिए जो क्रॉस का चिन्ह लगा है, कहते हैं इंटरफेरॉन। इन्होंने क्या किया, नॉर्मल सेल ने इस वायरस के खिलाफ एक प्रोटीन सिंथेसाइज किया, दैट इज अ प्रोटीनियस सब्सटेंस दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन। तो अब इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन को सिंथेसाइज कर लिया। इसको एक बार फिर समझिए। दिस इज ए नॉर्मल होस्ट सेल, these are attacked by the virus. When the virus attack to normal cell and the virus release their double stranded RNA into the host cell, and this host cell will be infected by the virus, then at that time for making their defense, this host cell, they are going to synthesize a kind of proteinous substance that is known as interferon inside the body against the viral infection. तो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ देखिए क्रॉस का चिन्ह लगे हैं, इंटरफेरॉन को सिंथेसाइज कर लिया। अब इंटरफेरॉन क्या होते हैं, यहाँ से दूसरी सेल में जाएंगे। देखिए यहाँ से जा रहे हैं बगल पड़ोसी सेल को। अब इंटरफेरॉन क्या होंगे, जो अब यहाँ से दूसरी पड़ोसी जो सेल है उनके पास पहुंचेंगे और उनको अलर्ट करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वायरस का खतरा आ गया है और आप भी अलर्ट हो जाओ। यहाँ से देखिए डिफ्यूजन माने विसरण होता है इंटरफेरॉन का, कहाँ पर, अनइन्फेक्टेड सेल। अभी जो इंटरफेरॉन होते हैं यहाँ से निकलेंगे और किसी अनइन्फेक्टेड सेल के पास पहुंच जाएंगे। इंटरफेरॉन जो होते हैं इनका विसरण होगा और पहुंच जाएंगे अप्रभावित कोशिका के पास। तो जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बाइंडिंग टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, जाकर के किसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे। ये देखिए नॉर्मल सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब देखिए इंटरफेरॉन आ गया ना, इस सेल से बाइंड कर गया। तब क्या हुआ, इसने क्या किया, इस सेल को स्टिमुलेट कर दिया, इससे हो गई स्टिमुलेट। इधर देखिए अनदर वायरस आया, इसने क्या किया, अटैक किया इस सेल पर। लेकिन ये सेल पहले से क्या थी, स्टिमुलेटेड थी। तो इसने क्या किया, वायरस ने अपना न्यूक्लिक एसिड इंटर कर दिया। तो अब चूंकि ये यहाँ से इंटरफेरॉन आया और इस सेल के अंदर इंटर कर गया और इंटर करके इस सेल को होस्ट, इस सेल को क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया। तो ये जो दूसरी वाली सेल थी, जो अनइन्फेक्टेड सेल थी, जब इंटरफेरॉन आकर के इसको स्टिमुलेट कर दिया, तो यह अनइन्फेक्टेड सेल ने क्या किया, अपने अंदर एंटीवायरल प्रोटीन डेवलप कर लिया, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। यानी ये एंटीवायरल प्रोटीन माने वायरस के खिलाफ पाई जाने वाली प्रोटीन। तो जब एंटीवायरल प्रोटीन क्या करती है, इस दूसरे वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसके आरएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, इसको फिर से समझिए। इस सेल का ये न्यूक्लियस है। जब इंटरफेरॉन फर्स्ट सेल से दूसरी सेल में जाएंगे तो जाकर के इसके मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाएंगे और इस दूसरी सेल को जो अनइन्फेक्टेड है उसको स्टिमुलेट करेंगे। जब स्टिमुलेट करेंगे तो यह वायरस के खिलाफ क्या करेगी, एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगी। और जब कोई दूसरा वायरस अटैक करेगा इस सेल को, उसका न्यूक्लिक एसिड इंटर करेगा, तो ये जो एंटीवायरल प्रोटीन जो है, जो वायरस के खिलाफ सिंथेसाइज हुई है आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ द इंटरफेरॉन, दे हैव टू ब्लॉक द रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगी और वायरस का प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से इसको समझिए। द इंटरफेरॉन व्हिच आर डिसेमिनेटेड, or you can say the interferon, they are diffused from first host cell to the another host cell, and they have to be bind to the receptor molecule at the outer layer, and this interferon
they are going to stimulate the another host cell, and after the stimulation the another uninfected host cell, they have to synthesize the antiviral protein, and this antiviral protein is make their action when there is any another kind of viruses attack to the host cell. They have to be block the replication, or you can say they have to inhibit the replication to protect this host cell from the infection of the viruses. इस तरह से इसका होता है मोड ऑफ एक्शन। कुल मिला करके यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कोई वायरस किसी होस्ट सेल को प्रभावित करता है, इन्फेक्टेड करता है, तो होस्ट सेल जो है अपने अंदर जो है प्रोटीन सब्सटेंस सिंथेसाइज करती है, जिसका कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन दूसरी सेल में जाएगा, दूसरी सेल को स्टिमुलेट करेगा, दूसरी सेल में भी क्या करेगी, उस वायरस के किसी वायरस के खिलाफ एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगी। तो कोई दूसरा वायरस अटैक करेगा तो उसके न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन एबिलिटी को ब्लॉक कर देगी, यानी वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट द टाइप ऑफ इंटरफेरॉन। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरफेरॉन, ओके, बट इन द अदर लैंग्वेज वी कैन एक्सप्लेन इट। This is the normal host cell. Suppose that any particular virus, they have to be attacked to any particular host cell, then at that time this normal host cell, they have to synthesize a kind of proteinous substance that is known as interferon, and this interferon, they protect this host cell against the viral infection. What happens? This interferon may be diffuses, or you can say the diffusion of interferon is taking place, and they are going to attach to the another uninfected cell, and when they are going to attach to the another uninfected cell, then they stimulate to the another uninfected cell, and after the stimulation of the interferon, the another uninfected cell, they are going to synthesize the another antiviral protein, and this antiviral protein, they make their action against the any other unrelated virus when they have to attack to the another uninfected host cell, and they have to block the replication ability and protect the cell from the viruses. So this is all about the interferon. I hope that you must be understand about the interferon. आपको इंटरफेरॉन के बारे में समझ में आया होगा, पूर्ण विश्वास है। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।